करुणा अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। करुणा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो करुणा घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। शोभा उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन करुणा यह कहकर टाल देती थी, बहन, ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। शोभा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, शोभा घर पर ही रहने लगी थी। करुणा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि शोभा का ध्यान रखती थी। करण और करुणा दोनों साथ में लंच करते थे। करुणा करण के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुंचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। करुणा ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन शोभा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहां तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर करुणा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। करुणा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन करुणा हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम सुबोध देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। करुणा उससे पूछती है तो वह बताता है, करुणा जी, मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। करुणा ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुबोध जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुबोध मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी शोभा जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस अंजलि आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। करुणा ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? सुबोध बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा डॉ अंजलि से सीधे पूछ लेती है, अंजलि जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं, उसमें से आधा कहाँ जाता है? यह सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यहीं आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। वह गुस्सा करते हुए करण के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। करण के पूछने पर करुणा सुबोध से मिली जानकारी उसे बताने लगी। करण ने सुबोध को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। अंजलि बार बार सुबोध पर ही इल्जाम लगा कर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर करण ने सुबोध को नौकरी से निकाल दिया। करुणा ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से करुणा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर सुबोध से बात की। सुबोध जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। सुबोध बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है। करण सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। सुबोध चला गया। करुणा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? हॉस्पिटल का मालिक करण था। आखिरी फैसला तो उसकी काम आना जाएगा। लेकिन इस सब से करुणा के मन में करण को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वह सुबोध की नौकरी खोने की वजह
अपने आप को मान रही थी। करुणा समय समय पर सुबोध को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक सुबोध को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। करुणा उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन सुबोध का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। करुण फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर शोभा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच शोभा से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने करण का काम भी करुणा पर डाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू करण का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लैंड्री में देना, सकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। करण ये सब नहीं कर पाएगा, करुणा ने कहा। शोभा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। शोभा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन शोभा ने करुणा से कहा, करुणा, तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा? आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूं। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। शोभा ने कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहां और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। करुणा ने कहा, नहीं शोभा, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। यह कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। शोभा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल, अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा शोभा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटाकर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। करण जब शोभा के पास आया तो शोभा ने कहा, करण, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। करण बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। शोभा बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। करण बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए करुणा को मना लो बस। शोभा ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। शोभा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। शोभा बोली, करुणा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर शोभा को हॉस्पिटल ले गए। करण और करुणा दोनों हॉस्पिटल में शोभा के साथ थे। शोभा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे शोभा ने एक बेटे को जन्म दिया। करुणा और करण बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने करण से कहा, जीजाजी, शोभा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे, बच्चे के लिए मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। ये सुनकर करण ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी शोभा अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। करण करुणा को लेकर घर आ जाता है। करुणा शोभा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी करण वहां आ जाता है। करण उससे कहता है, करुणा, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन करण उससे जबरदस्ती करने लगता है।
तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनो, तुम सब एक जैसे हो जानवर मेरे देवर, और तुझमें कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए। करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। करण उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है, तभी डोल बेल बजती है। करण घबराकर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब, जल्दी चाहिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। यह सुनकर करण घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नजर करुणा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी शोभा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। करुणा शोभा के घर से बाहर निकाली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहां शोभा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा, शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में, क्यों ना मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी शोभा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुण ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया। उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है? आगे जीवन में क्या करना है? कहाँ जाना है? यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिलाए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी? कैसे उसके पति पर इल्जाम लगाएगी? उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह अपना फोन देखने लगी।
फोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी? यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। सुबोध को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फोन मिलाया। सुबोध, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुबोध बहुत खुश हुआ, बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है? करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और शोभा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूं, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुबोध बोला, करुणा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूं। यहां बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सुबोध, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। तुम चिंता मत करो, बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूं। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फोन आया। करुणा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम एक बार यहां आकर मिल सकती हो। मैंने उन्हें सब बता दिया है, क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हां बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुंच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। सुबोध भी उसके साथ था। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। करुणा को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें अपसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। करुणा बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। सुबोध बोला, करुणा, मैं जानता हूं तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो। तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत मनहगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं। वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। सुबोध से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फोन आया। उसने बताया, एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। करुणा ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा, मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ। मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। करुणा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुंच जाती है। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वह फ्लैट में पहुंच गया। सुबोध बोला, करुणा, जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहां निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। करुणा बोली, सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था। दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। करुणा हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वह पहले से ही जानती थी। सुबोध ने पूरे स्टाफ से करुणा को मिलवा दिया। करुणा के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। करुणा अपने काम में लग गई। दूसरी ओर जब शोभा को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह बेहोश हो गई।
बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद वह रोने लगी। शोभा ने नर्स से पूछा, जरा करुणा को भेज देना, वह दिखाई नहीं दी। नर्स ने बोला, जी वो तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। यह सुनकर शोभा को कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात हो गई और करुणा का कुछ अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वह कहां जा सकती है? शोभा ने तुरंत करण को फोन किया। करण, करुणा कहां है? शोभा की बात सुनकर करण घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, शोभा, करुणा घर पर होगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूं। शोभा को किसी तरह टाल कर करण ने फिलहाल चैन की सांस ली। शोभा अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। करण उसके पास बैठा था। वह करण से लिपट कर रो रही थी और बार बार करुणा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन करण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी। शोभा को पता था कि करुणा उसके लिए खाना बनाकर लाएगी। हर दिन वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात तक इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो शोभा को कुछ शक हुआ। शोभा ने वार्ड बॉय को घर भेजा करुणा को बुलाने के लिए, लेकिन उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। शोभा ने उसी वार्ड बॉय से करण को बुलाने के लिए कहा। करण के आने पर शोभा ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था करुणा घर पर है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ है। करण ने सफाई देते हुए कहा, हाँ शोभा, मैं दोपहर को घर गया था करुणा को देखने, लेकिन वहां के चौकीदार ने बताया कि करुणा कहीं चली गई है और चाबी उसे दे गई है। करण ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। करण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूं कि वह कहां गई। शोभा बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। वह रात भर सोचती रही। सुबह वह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह करुणा के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब करुणा घर छोड़कर चली गई। शोभा ने करण से पूछा, करण, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? यह सुनकर करण सक पका गया, लेकिन उसने झूठ बोला, शोभा, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शोभा सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे करुणा पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर करुणा जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। शोभा के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वह कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था। वह बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, उसके बाद शोभा के घर में रहना और आज यहाँ अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा सुबोध का फोन था। करुणा ने फोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। यह सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। सुबोध अंदर आते हुए बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूं, चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? करुणा बोली, नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ न कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी अकेले रहता हूं तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूं, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूं। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध ने खाना टेबल पर रखा। करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी जरूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना लेना।
करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा को एहसास हुआ कि सुबोध कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसे हर आदमी में एक जानवर नजर आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहता था। करुणा भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूल कर आगे बढ़ चुकी थी। वह सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। करुणा धीरे धीरे यह भी भूल गई थी कि शोभा भी इसी शहर में रह रही है।